नमस्कार। हमारे आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स की। पिछले अंक में हमने इसके हीटिंग इफेक्ट्स देखे थे, पर ये तो एक मैग्नेट की तरह भी काम करता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये काफी दिलचस्प है। इसकी कहानी वो 1820 में शुरू हुई थी, हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड के साथ। उन्होंने अचानक देखा कि तार में बहती इलेक्ट्रिक करंट पास रखी कंपस निडल को हिला देती है। हाँ, एक आकस्मिक खोज जिसने सब बदल दिया। बिल्कुल। वहीं से पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में गहरा रिश्ता है। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, देखते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है, इस फील्ड के गुण क्या हैं और इसके कुछ असल दुनिया के इस्तेमाल क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? हाँ, ये बुनियादी सवाल है। ये किसी मैग्नेट के चारों ओर का वो इलाका है जहां उसका असर, उसका बल महसूस होता है। और इसे दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये तो शायद काल्पनिक रेखाएं होती हैं। हाँ, है तो काल्पनिक पर बहुत काम की। देखिए, परंपरा के हिसाब से ये मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। और अंदर? और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। इस तरह ये बंद घेरे, मतलब क्लोज्ड कर्व्स बन जाती हैं। अच्छा, पर इन्हें देखें कैसे? मतलब असल में ये दिखती तो नहीं होंगी? नहीं, दिखती नहीं है, पर स्रोत में तरीके बताए हैं। जैसे एक्टिविटी 12.2 में लोहे के बुरादे का इस्तेमाल है, वो खुद ही इन लाइंस के पैटर्न में जम जाता है। हाँ, वो देखा है। और एक्टिविटी 12.3 में कॉम्पस नीडल से भी इनको ट्रेस कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। कॉम्पस को धीरे धीरे खिसकाते जाइए, सुई रास्ता दिखाती जाएगी। सही है। और इन लाइंस के कुछ खास गुण हैं, जैसे जहां ये पास पास होती हैं वहां फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे पोल्स के पास? हाँ, बिल्कुल। पोल्स के पास ये ज्यादा घनी होती है। और दूसरी जरूरी बात, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं। काटती क्यों नहीं है? सोचिए, अगर काटेंगी तो एक ही पॉइंट पर फील्ड की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि मुमकिन नहीं है ना? हाँ, ये बात तो सही है। एक जगह पर दो दिशाएं कैसे होंगी? बिल्कुल। तो चलिए ओरस्टेड की खोज पर वापस आते हैं। मतलब किसी मेटालिक कंडक्टर से जब करंट बहता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जी हाँ, एक्टिविटी 12.1 और 12.4 में यही दिखाया गया है, कंपास नीडल का हिलना। और अगर तार सीधा हो तो तब फील्ड लाइंस कैसी होंगी? अगर तार सीधा है तो फील्ड लाइन संकेंद्री वृत्त, कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं, जैसे तार केंद्र में हो और उसके चारों ओर गोल घेरे। गोल घेरे। अच्छा, पर इनकी दिशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए है राइट हैंड थंब रूल। बहुत काम का नियम है। हाँ, सुना है इसके बारे में। कल्पना कीजिए कि आपने तार को दाहिने हाथ में पकड़ा है, अंगूठा करंट की दिशा में है, तो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा। अच्छा, अंगूठा करंट की दिशा में और उंगलियां फील्ड की दिशा में। ठीक है, समझ गया। और ये भी याद रखिए कि फील्ड की ताकत करंट बढ़ाने पर बढ़ती है और तार से दूर जाने पर? तार से दूर जाने पर कम होती जाती है। ठीक है। सीधे तार के अलावा स्रोत में सर्कुलर रूप और सोलेनॉइड का भी जिक्र है। ये सोलेनॉइड क्या चीज है? सोलेनॉइड समझिए, जैसे आपने एक इंसुलेटेड तांबे का तार लिया, इंसुलेटेड कॉपर वायर, और उसे किसी सिलेंडर जैसी चीज पर लपेट दिया, पास पास कई फेरे बना दिए, कुंडली जैसी। अच्छा, तार की कुंडली। हाँ, अब जब इसमें से करंट गुजारेंगे तो ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह काम करती है। इसका अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाता है। कमाल है। और इसकी खास बात है इसके अंदर का फील्ड। अंदर फील्ड लगभग सीधी और समानांतर होती है। सीधी और समानांतर मतलब अंदर फील्ड एक जैसा यूनिफॉर्म रहता है? हाँ, बिल्कुल यूनिफॉर्म और काफी स्ट्रॉन्ग। इसी वजह से इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो कैसे? बस सोलेनॉइड के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन रख दीजिए, करंट चालू करते ही वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, मतलब करंट बंद तो मैग्नेटिज्म खत्म। बिल्कुल, यही तो फायदा है। ये तो बहुत बढ़िया है। तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, पर एंड्री मेरी एम्पेयर ने कुछ और भी कहा था ना, इसका उल्टा? हाँ, उन्होंने सुझाया कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी करंट वाले तार पर असर डालता है, मतलब एक फोर्स लगाता है। फोर्स कैसे? स्रोत में एक्टिविटी 12.7 का जिक्र है, जिसमें एक एल्यूमिनियम रॉड हिल जाती है। हाँ, वही। अगर आप एक करंट ले जा रहे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे
तो उस पर एक फोर्स लगेगा, वो हिलेगा। और ये फोर्स किस तरफ लगेगा? ये निर्भर करता है करंट की दिशा और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दोनों पर। और ये फोर्स सबसे ज्यादा तब होता है जब करंट और फील्ड एक दूसरे के लंबवत हों। परपेंडिकुलर। ठीक है। इसकी दिशा कैसे पता करें, कोई नियम है? हाँ, इसके लिए है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, पहले राइट हैंड थंब रूल था, अब लेफ्ट हैंड रूल। जी हाँ, ये फोर्स की दिशा के लिए है। अपने बाएं हाथ की पहली उंगली फोरफिंगर, बीच की उंगली मिडिल फिंगर और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाइए। ठीक है, फैला लिया। अगर पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दिखाए, बीच की उंगली करंट की दिशा, तो अंगूठा बताएगा कि तार पर फोर्स किस दिशा में लगेगा या वो किस तरफ हिलेगा। पहली उंगली फील्ड, बीच वाली करंट, तो अंगूठा फोर्स। याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। ये सब सिर्फ सिद्धांत नहीं है, इनका असल जिंदगी में भी इस्तेमाल है। स्रोत में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स का जिक्र है, घरों की वायरिंग। हाँ बिल्कुल, जैसे लाइव वायर होता है आमतौर पर लाल रंग का, न्यूट्रल वायर काला और अर्थ वायर हरा। और फ्यूज का महत्व? हाँ, वो बहुत जरूरी है ना, शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। हाँ, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, ज्यादा करंट होने पर पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है, बहुत जरूरी है। सही कहा। और एक और बहुत ही दिलचस्प इस्तेमाल है चिकित्सा में, मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। अच्छा, वो कैसे? हमारे शरीर में भी जैसे नर्व सेल्स में बहुत हल्की आयन करंट्स बहती हैं, ये भी अपना कमजोर सा मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। सच में? हाँ, और इसी सिद्धांत पर आधारित है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI। मशीनें इन फील्ड्स का इस्तेमाल करके शरीर के अंदर की तस्वीरें लेती हैं। अरे वाह, MRI का सिद्धांत यही है, ये तो पता नहीं था। जी हाँ। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसे राइट हैंड थंब रूल से समझ सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड से करंट वाले तार पर फोर्स लगता है, जिसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से समझ सकते हैं। हाँ, और हमने सोलेनॉइड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और घरों की वायरिंग सुरक्षा जैसे कुछ व्यावहारिक पहलू भी देखे। बिल्कुल। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। स्रोत में जिक्र है कि हमारे नर्व इम्पल्सेस भी कमजोर मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा करते हैं। हाँ, अब सोचिए, हम लगातार कितने ही प्राकृतिक और मानव निर्मित इलेक्ट्रिक करंट्स और मैग्नेटिक फील्ड से घिरे रहते हैं। क्या हमारे शरीर और इस बाहरी माहौल के बीच ऐसे और भी सूक्ष्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस हो सकते हैं जिनके बारे में हम अभी शायद जानते भी नहीं? हाँ, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। बहुत गहरे स्तर पर शायद बहुत कुछ चल रहा हो जिसके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं। बिल्कुल, शायद भविष्य में इस पर और शोध हो। जरूर। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।